द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की काफ़ी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये वो किताब है जो ये समझने की कोशिश करती है कि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है वो नंबरों और फॉर्मूलों से ज़्यादा हमारी सोच, हमारे डर और हमारी उम्मीदों पर कैसे टिका होता है। और इसी से हमारी आज की चर्चा का सवाल निकलता है, क्या ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच बदलने वाला एक जरूरी और प्रैक्टिकल जरिया है, या फिर इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें हैं और असल में पैसा कैसे संभालें इस पर कोई ठोस सलाह नहीं है। मैं इस पक्ष में हूं कि ये किताब फाइनेंशियल दुनिया में एक ज़रूरी बदलाव लाती है। ये उन तकनीकी बातों से हटकर उस चीज़ पर ध्यान देती है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, हमारा इंसानी व्यवहार। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि ये किताब दिलचस्प है, लेकिन ये उन ठोस एक्शन प्लान और रणनीतियों को देने में नाकाम रहती है जिनकी लोगों को असल में जरूरत होती है। देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पैसे को स्प्रेडशीट से निकालकर असल जिंदगी में ले आती है। इसका सबसे दमदार उदाहरण है रोनाल्ड रीड की कहानी, एक साधारण चौकीदार जिसने चुपचाप निवेश करके करोड़ों की संपत्ति बना ली। वहीं दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव था जो दिवालिया हो गया। ये कहानी साफ दिखाती है कि आपका व्यवहार आपकी डिग्री से ज्यादा मायने रखता है। यही किताब का मूल सिद्धांत है। कोई भी पागल नहीं है, हर कोई अपने तजुर्बे के हिसाब से पैसे के बारे में फैसले लेता है जो किसी और को शायद अजीब लग सकते हैं। आपकी बात सही है, और कहानियां वाकई में दमदार हैं, लेकिन क्या सिर्फ कहानियों से काम चल जाता है? मेरा मानना है कि पैसे के मनोविज्ञान पर बात करना आकर्षक तो है, पर यह प्रैक्टिकल सलाह की जगह नहीं ले सकता। किताब का फोकस सोच और व्यवहार पर है, फॉर्मूले और मॉडल पर नहीं। मतलब इसमें स्टॉक कैसे चुनें, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं या रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा बचाएं, इसका कोई जिक्र तक नहीं है। और ज़्यादातर उदाहरण भी अमेरिकी बाजार और इतिहास से लिए गए हैं, जो शायद भारत या किसी और देश के पाठक के लिए उतने काम के न हों। यहाँ मेरी सोच थोड़ी अलग है। आप जिसे दार्शनिक बातें कह रही हैं, एक्चुअली वही इस किताब की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल ताकत है। ये आपको किसी भी फैसले के क्यों को समझने में मदद करती है, जो कैसे से ज्यादा जरूरी है। किताब का एक अहम कॉन्सेप्ट है इनफ, यानी कितना काफी है। इसका मतलब है वो पॉइंट जहां आप और ज्यादा के लिए बेवजह का रिस्क लेना बंद कर देते हैं क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। ये सिद्धांत किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट फॉर्मूले से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये आपको लालच और बर्बादी से बचाता है। मैं मानता हूं कि क्यों जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्यों जानने से किसी के घर का किराया नहीं जाता यार। बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरती है ना। लोग फाइनेंशियल सलाह इसलिए चाहते हैं ताकि वो जान सके कि अपने पैसे का करें क्या। मान लीजिए एक 25 साल का नौजवान है जो निवेश शुरू करना चाहता है। क्या ये किताब उसे ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसे अपना पहला 10,000 रुपये कहाँ लगाना चाहिए? म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में या एफडी में? किताब इस सवाल पर पूरी तरह से चुप है। लेकिन क्या हम इसे इस तरह नहीं देख सकते कि ये जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है? हाउसर का मकसद आपको ये बताना नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये सिखाना है कि एक निवेशक की तरह सोचा कैसे जाए। ये आपको एक मजबूत वैचारिक नींव देती है। किसी भी सफल फाइनेंशियल सफर का जो पहला कदम है वो आत्मचिंतन ही होता है। ये किताब उसी पहले और सबसे जरूरी कदम पर जोर देती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फाइनेंस की दुनिया की जटिलताओं से घबराते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब सिर्फ नौसिखियों के लिए है? एक प्रभावशाली किताब को तो हर स्तर के पाठक को कुछ देना चाहिए। आपकी बात नए लोगों के लिए ठीक हो सकती है, पर क्या आपको वाकई लगता है कि एक तजुर्बेकार निवेशक इस किताब से धैर्य रखें या कंपाउंडिंग काम करती है जैसी सामान्य सलाह के अलावा कुछ भी नया सीख सकता है? वो ये बातें पहले से जानते हैं। वो कुछ ठोस खोज रहे होते हैं जो ये किताब नहीं देती। ये किताब वित्तीय साक्षरता की पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन ये पूरी मंजिल तक नहीं ले जाती। आप इसे गहराई की कमी के तौर पर देख रहे हैं, मैं इसे सरलता की ताकत के तौर पर देखती हूँ। मैं मानती हूँ कि किताब में तकनीकी गहराई नहीं है, लेकिन ये आपको उन बड़ी गलतियों से बचाती है जो सारा पैसा डुबो सकती हैं। किताब का एक और कॉन्सेप्ट है मार्जिन फॉर एरर, यानी गलतियों की गुंजाइश रखना।
इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये मानकर चलें कि भविष्य में चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी और उसके लिए पहले से तैयारी रखें। ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता बनाना किसी भी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। यहीं पर मेरा ऐतराज है। दर्शन को काम में बदलने के लिए एक पुल की जरूरत होती है और किताब वो पुल बनाने में फेल हो जाती है। ये आपको बताती है कि गलतियों के लिए गुंजाइश रखें, लेकिन ये नहीं बताती कि एक संतुलित पोर्टफोलियो के जरिए उस गुंजाइश को कैसे बनाया जाए। क्या इसका मतलब है कि ज्यादा कैश रखें या फिर अपने पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का सही मिश्रण रखें? ये किताब उस कैसे वाले हिस्से को पूरी तरह से पाठक पर छोड़ देती है, जो मेरे हिसाब से अधूरापन है। आपने किताब में कुछ विचारों के दोहराव की भी बात की थी, जैसे भाग्य और अनिश्चितता। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि किताब एक सुसंगत तर्क के बजाय निबंधों का एक संग्रह है। एक ही बात को कि किस्मत का बड़ा रोल होता है और भविष्य अनिश्चित है, बार बार अलग अलग कहानियों के जरिए कहने से वो बात गहरी नहीं बल्कि कुछ समय बाद थकाने वाली लगने लगती है। ये किताब की बनावट की एक कमजोरी है जिसकी रफ्तार को धीमा कर देती है। देखिए, मैं इसे दोहराव नहीं बल्कि जरूरी सिद्धांतों पर जोर देना मानती हूँ। पैसे के मनोविज्ञान में कुछ ही शाश्वत सच्चाइयां हैं और हम इंसान उन्हें सबसे जल्दी भूल जाते हैं, खासकर जब बाजार में घबराहट का माहौल हो। जब सब कुछ गिर रहा होता है तो हम सबसे पहले यही भूलते हैं कि धैर्य रखना है और लंबी अवधि के बारे में सोचना है। हाउसल हमें बार बार वही याद दिलाता है ताकि वो संदेश हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाए। ये एक सोची समझी शैली है, कोई कमजोरी नहीं। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये किताब वाकई में गहरा ज्ञान दे रही है या बस कॉमन सेंस की बातों को अच्छी कहानियों में लपेटकर पेश कर रही है। धैर्य रखें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और पैसा बचाएं, ये सलाह तो दशकों से दी जा रही है। हर फाइनेंशियल सलाहकार यही कहता है। कहानियां अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके पीछे का संदेश कोई क्रांतिकारी नहीं है। तो क्या इसकी असली कीमत इसकी पैकेजिंग में है, इसके अंदर के माल में नहीं? मुझे लगता है कि इसकी कीमत इसके सार में ही है, जो ये है कि आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। ये सामान्य ज्ञान हो सकता है, लेकिन सामान्य ज्ञान का पालन करना आम बात नहीं है। ये किताब सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये आपको उन मनोवैज्ञानिक जालों से भी आगाह करती है जो हमें सही काम करने से रोकते हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। 20 साल की उम्र में इनफ का मतलब कुछ और होता है और 50 की उम्र में कुछ और। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, इस किताब के सबक नए मायने लेने लगते हैं। ये आपको उन बदलावों के बारे में सोचने के लिए एक ढांचा देती है जो तुरंत मिलने वाले सुझावों से कहीं ज्यादा कीमती है। और मैं कहूंगा कि ढांचा अच्छा है, पर एक ढांचे पर आप घर नहीं बना सकते। उसके लिए आपको ईंट और सीमेंट भी चाहिए। ये किताब वो ढांचा तो देती है, पर उस पर तामीर करने के लिए जरूरी औजार नहीं देती। ये आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है, पर जरूरी नहीं कि एक बेहतर निवेशक भी बना दे। आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस जरूरी सच्चाई पर रोशनी डालती है कि पैसा कोई गणित का सवाल नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार की एक पहेली है। ये हमें याद दिलाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता और हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी दौलत या सबसे बड़ा बोझ है। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने के बारे में है। जबकि मैं ये मानता हूं कि ये किताब पैसे के साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते पर एक दिलचस्प नजरिया पेश करती है, ये उन पाठकों को अधूरा महसूस करा सकती है जो ठोस और कार्यवाही योग्य मार्गदर्शन की तलाश में हैं। ये एक वैचारिक शुरुआत के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सिर्फ दर्शन से वित्तीय सफलता नहीं मिलती। आपको उस दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए साधनों और रणनीतियों की भी जरूरत होती है, और यहीं पर यह किताब थोड़ी कम पड़ जाती है। ये साफ है कि ये किताब पैसे को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल उठाती है। अब ये आपके लिए एक पूरी गाइड है या सिर्फ एक वैचारिक नींव, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक पाठक के तौर पर क्या ढूंढ रहे हैं।